हेलो डे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में ग्रुप 14 की केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और आज उसके फर्स्ट मेंबर कार्बन के ऊपर हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा और उसके बाद हम इसके ऑक्साइड्स और बाकी मेंबर्स के ऑक्साइड्स को कंपेयर करते हुए अपने इस ग्रुप 14 की केमिस्ट्री को आगे एक्सटेंड करेंगे। कार्बन एक वेल नोन यूनिक एलिमेंट है। आप लोगों को क्लास 10th में भी अलग से एक चैप्टर की फॉर्म में पढ़ाया जाता था। तो कार्बन के जो हम एग्जिस्टेंस देखते हैं नेचर के अंदर, तो वो काफी फॉर्म्स में हमें अवेलेबल रहता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ उसकी फॉर्म्स दिखाई हैं। एक टर्म आप लोगों को पता होगा, एलोट्रोप्स क्या होता है या एलोट्रोपिज्म क्या होता है। तो एलिमेंट जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वो एलोट्रोप्स होते हैं। और इसी फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को बोला गया है एलोट्रोपिज्म। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें एक मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, देन कोल, कोक, लैंप ब्लैक, चारकोल। ये सब कार्बन के ही रूप होते हैं जो नेचर के अंदर अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं वन बाय वन फर्स्ट 3 के ऊपर यहाँ डिस्कशन करूंगा। बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है और मुझे लगता है सभी को पता है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ होता है। एज इट इज ऐसे वही बातें हैं, 2-4 पॉइंट एक्सटेंडेड रहेंगे। जैसे डायमंड के लिए स्पेशली आप अगर फोकस करें तो कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन से लिंक्ड होके एक नेटवर्क बनाए हुए होता है। एक बहुत ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का बॉडी है ये डायमंड, जहां हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली लिंक्ड होगा। तो ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से लिंक्ड होगा, ये कार्बन फर्दर ऐसे ही 4 कार्बन से लिंक्ड होगा, सिमिलरली ये कार्बन आगे 4 कार्बन से लिंक्ड होगा। और इस तरह से एक नेटवर्क बना रहता है जहां हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते थे और वो चारों इलेक्ट्रॉन उसने अपने नेबरर कार्बन से शेयर कर रखे हैं, रिजल्टिंग उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। याद रखिएगा, कोई भी स्पीसीज अगर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये ना तो 4+4- की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करना दोनों इक्वली डिफिकल्ट हैं, और इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, जिसकी वजह से डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो बैड कंडक्टर क्यों है। नाइदर इट कैन एक्ट एज आयन नॉर इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से इसका बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड है। वहीं अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो ये एक सॉफ्ट मटेरियल है, कुछ इस तरह से साइक्लिक कार्बन का लिंकेज रहता है। हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन से लिंक्ड होगा और इस तरह से एक शीट लाइक फॉर्मेशन किए हुए एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ शीट्स ऐसी बनेंगी, उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। सी हियर, ये एक शीट है, अब दूसरा दिखाया नहीं मैंने। ऐसे ही कार्बन की चेन का रिंग का एक शीट होगा, ऐसे ही एक तीसरा शीट होगा। इन सभी शीट्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं। प्लीज रिमेंबर, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को वीक वंडरवॉल फोर्स नहीं बोल रहा, वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। डायमंड के कार्बन कार्बन से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ग्रेफाइट डायमंड से थर्मली ज्यादा स्टेबल है। बट अगर मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स की बात करूं, तो वो काफी वीक होती है। मींस एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इनके बीच के फोर्सेज ग्रेफाइट में काफी वीक होते हैं। क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हर कार्बन के पास एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से एक्सेप्शनली ये ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपीयर होती है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है। सो ग्रेफाइट कहां कहां यूज हो रहा है आप देख सकते हैं। आपकी पेंसिल का जो रिफिल है वो ग्रेफाइट है। इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ग्रेफाइट। जहां पे भी व्हीकल्स के अंदर मोबिल ऑयल नहीं पहुंच पाता, वहां पे ग्रेफाइट का पाउडर रखा जाता है जस्ट फॉर लुब्रिकेशन। थर्ड पर्टिकुलर आप एलोड्रॉप ऑफ कार्बन को देखें,
फ्यूलरिन रिसेंट डिस्कवर्ड ये आपका एलोट्रोप है। 1985-86 में बकमिंस्टर फ्यूलरिन ने इसे डिस्कवर किया था एंड 1991 के आसपास उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था केमिस्ट्री का। तो बकमिंस्टर फ्यूलरिन ने क्या किया, उन्होंने कार्बन ग्रेफाइट लिया, उसको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो ये कुछ सूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया और कंडेंस किए जाने पे आपको वहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए जहां कार्बन के 60 एटम आपस में एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, जहां सभी कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज थे और एक बॉल की फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने फुटबॉल देखी होगी ऐसे ही एक बक्की बॉल होती है, उस बक्की बॉल के स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करते थे। ये देखें यहां पे, ये मैं कार्बन्स दिखा रहा हूं, 26 मेंबर्ड रिंग और 12 5 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरह से आपके सामने एक बॉल बनाते थे। ये पूरे मैं नहीं बना रहा, आप लोगों ने फुटबॉल देखी होगी तो फुटबॉल में हेक्सागन बने होते हैं, यहाँ पे हेक्सागन और पेंटागन सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर बना था उन 60 कार्बन एटम्स का, जिसको हम फ्यूलरिन बोलते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है। अब ये स्ट्रेन्ड क्या है इसको भी हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे, बट येट स्टेबल मॉलिक्यूल है। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बट फ्यूलरिन हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। देखिए क्यों है स्ट्रेन्ड। सबसे पहली बात, स्ट्रेन्ड का मतलब क्या है, मैं बोल रहा था आपको कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक्सपेक्टेड कार्बन कार्बन के बीच में एंगल होना चाहिए 120 डिग्री का, जो कि sp2 का कैरेक्टर रहता है। लेकिन अगर ये एंगल कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल स्ट्रेन में है। तो यहाँ फ्यूलरिन के अंदर ये मॉलिक्यूल काफी स्ट्रेन में होता है, क्योंकि एंगल्स 120 के आसपास सभी में नजर नहीं आते और स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं, तो हमें फिर लगता है कि हाँ ये तो हाईली अनस्टेबल होगा, बट इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसके पीछे एक कैरेक्टर, एक वजह है एरोमेटिसिटी। अब हालांकि हम लोगों ने आज ये फर्स्ट टाइम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है एरोमेटिसिटी को, लेकिन बहुत जल्दी आपको डिटेल में समझाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हुए कि एरोमेटिसिटी किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करती है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो एरोमेटिक होता है। इस सब बातें आज पढ़ने का सिचुएशन नहीं है, बट आप ध्यान रखें कि सिर्फ ये एक वजह है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो मतलब वो एक्सट्रीमली स्टेबल है, तो ये उस एरोमेटिसिटी की वजह से जो फ्यूलरिन आपका रहता है वो हाईली स्टेबल स्पीसीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। C60 के साथ यहाँ पे C70 के भी कुछ फ्रैक्शंस हमें अपीयर होते हैं, बट मेजर कंट्रीब्यूशन क्योंकि C60 का होता है तो हम जनरली यही बोलते हैं कि फ्यूलरिन जो है वो एक C60 टाइप का मॉलिक्यूल है कार्बन का, जो एक एलोट्रोप है और नैनो टेक्नोलॉजी में ये काफी ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी, नैनो ट्यूब्स बनाने के काम आता है और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जनरली हम लोग ये कुछ ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहते कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले करता होगा, बस सिंपली ये याद रखना है कि ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी, बैड कंडक्शन एंड गुड कंडक्टर कौन होगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो ये हमारे पास एलोट्रोप्स की स्टोरी थी कार्बन की। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, किस तरह की स्पीसीज बनाता है कार्बन। तो कार्बन के मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं कंपाउंड देखूं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आयनिक बिल्कुल नहीं बनते, थोड़े बहुत आयनिक कंपाउंड भी कार्बन के नजर आते हैं हमें। लाइक अगर आप कार्बोनेट्स देखें, बाइकार्बोनेट्स देखें या साइनाइड्स देखें तो वो कुछ आयनिक कैरेक्टर पोजेसिंग होते हैं। बट अगर मैं एज ए होल कार्बन के सारे कंपाउंड्स पे नजर डालूं तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर के अपीयर होंगे। हम यहाँ पे कार्बन के कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें, जैसा कि हम जनरली करते हैं सभी के अंदर, तो कार्बन तो बहुत ही यूनिक है। पूरी टेबल में मैं कहूं तो एबनॉर्मल साबित कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसने जितने कंपाउंड बनाए उतने कंपाउंड किसी ने नहीं बनाए। और उसके पीछे जो मेन वजह रही वो एक वजह रही कैटेनेशन की। ये इतना ज्यादा फिनोमिना है कैटेनेशन का कार्बन के अंदर जितना हम किसी में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली मैं अगर 14 ग्रुप की बात करूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, अपने ही जैसे एटम्स के साथ किसी भी एटम का कंबाइन करने का टेंडेंसी है कैटेनेशन। कार्बन का कार्बन के साथ लिंक होना, सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ लिंक होना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ लिंक होना,
क्लोरीन का क्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ लिंक होना, यही कैटेनेशन है। और कैटेनेशन बहुत सारे एलिमेंट्स शो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं, बट कार्बन जैसी कैटेनेशन हमने कहीं ऑब्जर्व नहीं की। और उसके पीछे जो वजह है वो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी निकलती है बॉन्ड बनने पे वो इतनी हाई है कि फिर इस बॉन्ड को बनने में बहुत ही मजा आता है। मतलब ये बॉन्ड बहुत ईज के साथ बनना चाहता है, रिजल्टिंग कार्बन बहुत ज्यादा कैटेनेशन दिखाता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में बात करूं तो कार्बन की कैटेनेशन का तो कोई मैच ही नहीं है। हाँ, बाकियों में भी कैटेनेशन हो रही है, बट वो कैटेनेशन का एक्सटेंट लगातार डिक्रीज होता जाता है, जस्ट बिकॉज बॉन्ड बड़ा होता जाता है, बॉन्ड वीक होता जाता है, तो जो निकलने वाली एनर्जी है बॉन्ड बनने पे वो कम निकलती है, जिसकी वजह से इतना आसानी से वो कैटेनेशन शो नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ी वजह थी कैटेनेशन की, जिसकी वजह से कार्बन इतना वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्म में आपको अपीयर होता। देन इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, और ये बहुत ही गजब फिनोमिना है इसका, जो और किसी भी मेंबर में इस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं होगा, जिसकी वजह से ये वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना पाता है। देन इसके और भी कुछ वजह हैं, जैसे अगर मैं आइसोमेरिज्म कहूं तो आइसोमेरिज्म एक वजह है जिसकी वजह से ये कंपाउंड बहुत सारे बनाता है, बट वो आइसोमेरिज्म को भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रादर, कि आइसोमेरिज्म किस तरह से कंपाउंड बनाता है। ओके, कार्बन के एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे उसका छोटा साइज डेफिनेटली एक वजह है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एक वजह है, एंड देन एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी एक वजह है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है CF4, मैं इसको KF के साथ रिएक्ट करा के CF6 टाइप का कोई कंपाउंड बनाना चाहूं तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे सिलिकॉन का फ्लोराइड लिए हुए हूं और उसको KF के साथ ट्रीट करना चाहूं तो SiF6 नेगेटिव बनाना मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसानी से बनता है। तो ये आप इसका नॉर्मल बिहेवियर देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, 2s2p, फर्दर आगे डी ऑर्बिटल्स होती नहीं है, नेक्स्ट 3s है, वो तो नेक्स्ट शेल आ गई, बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, रिजल्टिंग ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता था, 4 से ज्यादा बॉन्ड बनने का कोई आसार नहीं था। लेकिन इसको यहां बाहर की तरफ दिखाता हूं, कॉम्प्लेक्स आयन है ये, लेकिन कार्बन कभी भी अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये बनने का बिल्कुल चांस नहीं है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इसके पीछे एक बड़ी वजह नजर आती है। हम यहां पे पर्टिकुलरली कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे और सिलिकॉन के ऑक्साइड से उसको कंपेयर करेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक वेल नोन हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे एक C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड आता है। तो खैर C3O2 के ऊपर तो मैं यहाँ कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस एक शक्ल दिखा देता हूं इसकी, आप याद रख लीजिएगा, अदरवाइज हमें CO और CO2 के बारे में पढ़ना है। ये देखिए, ये सभी कार्बन आपको यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड नजर आएंगे, तो ये C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड होता है, जिसके ऊपर हम मिनिमम डिस्कशन, यानी कि मैं ये भी कहूं कि डिस्कशन पूरा हो चुका है, इसके ऊपर और कुछ नहीं बोलना मुझे। हाँ, सिलिकॉन के एक ऑक्साइड के ऊपर और डिस्कशन करेंगे हम, और इन सभी में कुछ डिफरेंसेस, कुछ क्वेश्चंस या क्या इनका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर हम अगर वर्कआउट करें। तो मैं शुरुआत करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देखिए, ये कार्बन था आपका ग्राउंड स्टेट में, 2s2p। अब कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन आया हुआ है कार्बन के पास। हालांकि हम लोग बड़े जोर शोर से पढ़ते रहे हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सम टाइम हमें वो 3 या 2 बॉन्ड बनाए हुए भी नजर आता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो 4 बॉन्ड बनाने वाला है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से फिर वो स्टेबलाइज्ड हो पा रहा है बिना 4 बॉन्ड बनाए। तो ये हमारे पास कार्बन का ग्राउंड स्टेट था, और क्योंकि एक ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, मतलब 2 बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है, और 2 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो रिजल्टिंग अब ये अपने अंदर बिफोर बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp?
देखो जो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो उसमें एक तो पाई बॉन्ड बनाना है, तो एक पी ऑर्बिटल तो आपको खाली छोड़नी होगी पाई बॉन्ड बनाने के लिए। लोन पेयर्स हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिजल्टिंग ये वाली ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पक्का पार्टिसिपेट करेगी, इसको भी पार्टिसिपेट करना है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये आपकी दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर आ गया, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड आ गया। फिर यहां पे नोटिस करें, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां पे एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और एक ऑर्बिटल खाली पड़ी है। सही। अब इसके पास आई ऑक्सीजन, तो ये वो ऑक्सीजन आ रही है जिसका 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। सी वेरी केयरफुली, ये 2p4, 2 p ऑर्बिटल्स दिखाई है मैंने, और एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। तो p ऑर्बिटल्स दिखाई हैं जो इस O के पास आके अभी बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगी। सो क्या होगा, ये स्पिन अपोजिट दिखा देता हूं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या होगा, ये दोनों हेड्स ओवरलैप कर लेंगे और ये दोनों हेड्स ओवरलैप करके सी और ओ के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों ऑर्बिटल्स, लेट मी से कि ये एक्स एक्सिस पे पड़ी है, ये भी एक्स एक्सिस पे पड़ी है, ये वाई एक्सिस पे है वैकेंट ऑर्बिटल और ये वाई एक्सिस पे है पेयर्ड ऑर्बिटल। तो ये जो एक्स एक्सिस पे 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की साइड्स ओवरलैप करेंगी और साइड्स ओवरलैप करके ये एक पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से ये सीओ बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। 2 कहां से आ गए, लोन पेयर तो सिर्फ एक ही था, ये नहीं, एक एस वाला भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो मैंने दिखा नहीं रखा था। एक अनपेयर्ड ने इसके साथ ओवरलैप कर लिया, एक अनपेयर्ड ने इसके साथ ओवरलैप कर लिया। एस और पी के 2 लोब्स थे, ये पी वाला लोब आपको दिखा रखा है, एस वाला आपको स्फीयर नहीं दिखा रखा था, तो वो 2 लोन पेयर्स में यहाँ पे दिखा रहा हूं। एनीवे, आप उस एस वाले को छोड़ो, ये वो एस वाला दिखा रखा है मैंने, ये पी वाले पे आप फोकस करो। ये पी वाला जिसके पास यहाँ ओ के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, लेट मी से वाई एक्सिस पे, और ये आपका फिर पी ऑर्बिटल कार्बन का जो खाली पड़ा है वाई एक्सिस पे, ये वाला, ये यूं दिखा रहा था, ये यूं दिखा रहा था। अब इसको पिक्चर पे सीधा दिखा रहा हूं समझने के लिए कि मतलब ये एक एक्सिस पे आपके पास कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी है, ये दूसरे एक्सिस, उसी एक्सिस पे ऑक्सीजन की फील्ड ऑर्बिटल पड़ी है। तो ये अपनी फील्ड ऑर्बिटल से इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में बैक डोनेशन के थ्रू पी पाई टाइप का बॉन्ड बना सकता है, बना लेता है। रिजल्टिंग में ये कह सकता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक ये भी स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला। एक ये स्ट्रक्चर था रेजोनेटिंग, एक ये स्ट्रक्चर था, रियल स्ट्रक्चर इन बिटवीन द टू रहता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ना तो प्योर डबल बॉन्ड कह सकता मैं, ना ही प्योर ट्रिपल बॉन्ड, रादर दोनों स्ट्रक्चर्स उसके रियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेंगे। लाइक सी हियर, दिस वन इज द वन कंट्रीब्यूटर एंड दिस वन इज द सेकंड कंट्रीब्यूटर। दोनों केसेस में आप देखें तो कार्बन पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और जब कार्बन पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ नजर आ सकता है। मतलब एक लेविस बेस की तरह से बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखेंगे यहीं पे और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी, बट उन दोनों को सेपरेटली देखेंगे, शक्ल में एक जैसे दिख रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी को सबसे पहले पूरा करते हैं। एक न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। सी ऑक्साइड्स कितनी तरह के होते हैं, वैसे तो 5 तरह के होते हैं, बट मैं 4 तरह के ऑक्साइड्स अभी आपको समझा रहा हूं। एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर टाइम हम देखते हैं एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं, जबकि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक या एम्फोटेरिक होते हैं। तो हम लोग अभी नॉन मेटल्स से डील कर रहे हैं। कार्बन हमारा टिपिकली नॉन मेटल है, तो मतलब इसके ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होने थे या न्यूट्रल होने थे। तो आपके सामने कार्बन के 2 ऑक्साइड्स मैंने दिखा रखे हैं। यहां पे आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पाते हैं, यहां आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पाते हैं, याद रखिएगा। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड में जितनी ज्यादा एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो न्यूट्रल हो सकता है। जैसे मैं कोई और एग्जांपल आपके सामने पुट करूं, मान लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। काफी सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैंने आपके सामने लिख दिए हैं,
N2O5, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑक्साइड्स दिखाए हैं। यहाँ नाइट्रोजन +1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो मुझे लगा या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो जहां लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिख रही हैं वो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होंगे, और जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, और ये आपका डेफिनेटली मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली यहां पे एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। यही एक फैक्टर नहीं है जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स को बताता है। जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा। लाइक अगर मैं CO2 और SO2 में देखूं तो SO2 मोर CO2 और सिलिकॉन का ले लेता हूं, पीरियड सेम रखना चाहता हूं, मतलब ये भी थर्ड पीरियड का मेंबर है, ये भी थर्ड पीरियड का मेंबर है। अगर मैं SiO2 और SO2 को देखूं तो SO2 यहां मोर एसिडिक होगा। सी ये भी +4 है, ये भी +4 है, लेकिन आपको पता है सल्फर का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये मोर एसिडिक होगा। वहीं अगर आप CO2 और SiO2 को देखें तो क्योंकि C ज्यादा नॉन मेटेलिक है तो मतलब इसका ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस SiO2। तो आप इस एसिडिक कैरेक्टर के पॉइंट को समझें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, मतलब वो किसी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक एसिडिक ऑक्साइड है तो वो किसी बेस के साथ आपको डेफिनेटली रिएक्शन करता नजर आएगा। हाँ, लेविस बेस की तरह से वो जरूर एक्ट कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन मैं एज सच उसका जो कैरेक्टर है वो कभी भी ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ वो एसिडिक है जस्ट बिकॉज वो किसी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैं बोल रहा हूं कि वो न्यूट्रल है तो दैट मीन्स वो एसिडिक या बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब बेस या एसिड के साथ सॉल्ट नहीं बना सकता। लेकिन क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो हमें समटाइम लेविस बेस की तरह से बिहेव करता नजर आएगा। लाइक जैसे मैं निकल आयंस ले लूं या निकल मेटल ले लेता हूं चलिए, और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करूं तो यहां पे मुझे एक कंपाउंड बनता नजर आता है टेट्रा कार्बोनिल निकल, CO। इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बोल ही रहा हूं मैं। ध्यान रखना CO रो का साइज सेम है तभी कार्बोनिल है। ये ऐसा अगर आप लिख रहे हैं तो ये आप कोबाल्ट लिख रहे हैं, तो ये टेट्रा कार्बोनिल निकल, जहां पे निकल की खाली ऑर्बिटल्स में ये कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करके ये कंपाउंड बनाता है, और इसी वजह से मुझे इसे लेविस बेस कहना पड़ता है। तो क्या निकल लेविस एसिड है? तो डेफिनेटली निकल अपनी खाली ऑर्बिटल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन करता है तो फिर मुझे बोलना ही होगा डेफिनेटली कि वो एक लेविस एसिड की तरह से बिहेव करता है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स को आप लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ हीट करें, बहुत ही कम ऑक्सीजन डालें तो ये आपको CO प्लस वाटर देता है। आप कार्बन का भी लिमिटेड ऑक्सीजन में अगर हीटिंग करेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड को रेड हॉट कार्बन के साथ हीट करें तो भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। इसके अलावा हम हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कार्बन को स्टीम के साथ ट्रीट किए जाने पर CO प्लस H2 ये हाइड्रोजन को प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था वाटर गैस, तो ये वाटर गैस भी आपको CO देता है। इसके अलावा एक प्रोड्यूसर गैस आती है CO प्लस N2, वहां से भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट कर सकते हैं। जहां तक इसकी केमिकल कैरेक्टर्स की बात है तो एक पॉइंट बता चुका हूं, लेविस बेस की तरह से एक्ट कर सकता है ये। दूसरा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। आप लोग कई जगहों पे देखेंगे और हो सकता है 10th में भी कहीं ऑब्जर्व किया हो, जिंक ऑक्साइड से अगर मुझे मेटल निकालनी है जिंक, तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको हीट कर सकता हूं। ये आपके पास रिडक्शन रहेगा जिंक का, जहां कार्बन +2 से +4 में बदल रहा है, और बदलना भी चाहिए था। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई बहुत स्टेबल गैस नहीं है, जैसे ही उसका मौका मिलता है तो वो +4 में बदलना चाहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कार्बन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है तो वो CO2 में बदल जाती है, और जिंक ऑक्साइड में इस जिंक आयन का रिडक्शन कर देती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है। देन एक और इसकी इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो नहीं कहूंगा, नुकसान ही है हालांकि,
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी, बहुत ईज के साथ कंबाइन करता है। ये हमारी बॉडी से रिलेटेड पॉइंट है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ट्रेवल करता हुआ हमारी बॉडी की सेल्स के पास जाता है और वहां ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में, मींस हमारे लंग्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को भूल के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करना शुरू कर देता है और वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बन जाता है। आप सरप्राइज्ड होंगे ये जान के कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से लगभग 200 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि अगर मौका मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हटा के खुद हीमोग्लोबिन से लगने का पूरा कैपेसिटी रखता है। तो क्या होता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। अब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के साथ मूव कर रहा है वो ऑक्सीजन मूव नहीं कर रहा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड मूव कर रहा है। तो रिजल्टिंग हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की स्टारवेशन हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स के प्रोटीन फंक्शनिंग बंद कर देते हैं। रिजल्ट, हम बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो जाते हैं, और अगर लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रहें तो ये हमारे लिए लीथल भी हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी इसे हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल बना देता है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे यहां कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैं बोला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला ऑक्साइड है। एंड प्रिपरेशन की जहां तक बात आती है तो वही रिएक्शंस रहेंगी। आप हाइड्रोकार्बन को आपकी बार एक्सेस ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे तो वो आपको CO2 देगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले सकते हैं, खाली मीथेन का कोई जरूरी नहीं है। सिंपली कार्बन को, लकड़ी को, कोक को आप जलाते हैं तो भी एक्सेस ऑक्सीजन में ये CO2 प्लस वाटर देता है। आप कार्बोनेट्स को गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, तो सभी कार्बोनेट्स हीट किए जाने पे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यहां पे ग्रुप 1 के कार्बोनेट से थोड़ा बच के रहना। ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट ही नॉर्मल हीटिंग पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बाकी सभी कार्बोनेट्स हाईली स्टेबल होते हैं। मैं यूं नहीं कहना चाहता कि कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ही नहीं, बट नॉर्मल हीटिंग पे वो नहीं देते। बहुत हायर हीटिंग 1200 1400 डिग्री सेल्सियस पे जाके कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि वो स्टेबल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, बट बाकी सभी आपको यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देते नजर आएंगे। एक ऑक्साइड बनाएंगे और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। 4 मेटल्स को याद रखिएगा। ये मैं सिल्वर के कार्बोनेट के साथ हीटिंग दिखा रहा हूं, जहां पे मेटल मिलती है, मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलता। बाकी सब जगहों पे मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। यहां पे भी देखेंगे तो आप मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, यहां पे भी आप देखेंगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन 4 मेटल्स मैं बता रहा हूं यहां पे। दिस इज H मीन्स मर्करी, A that is means silver, P that is mean platinum, A that is mean gold। तो ये 4 मेटल ऐसी हैं। समटाइम इसमें कॉपर भी अड़ा देते हैं, बट मैं उससे थोड़ा दूरी रहना चाहता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग डेटा हो जाता है वो हमारे लिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें। बट ये 4 मेटल्स के केस में आप पक्के से याद रखना कि इनके कार्बोनेट्स को अगर आप गर्म करोगे तो मिलेगी मेटल, अदरवाइज बाकी सभी मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हमारा जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम है, जिसमें हम फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करते हैं, तो वहां पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां हमारी बॉडी के अंदर भी ये ड्यूरिंग कंबशन ऑफ द फूड अपीयर होगा। स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो अब ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है आपके लिए, आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ये मैं आपको ग्राउंड स्टेट दिखा रहा था, सॉरी एक्साइटेड स्टेट दिखा रहा हूं कार्बन की। ग्राउंड आपको पता ही है, एक s का इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया मैंने। और अब कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, सी कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन आए हैं, तो 2 ऑक्सीजन आए हैं तो दोनों ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन आए हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, सिंपल सी बात है। एक एटम एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता था, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, तो 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, तो 2 पी ऑर्बिटल्स को फ्री कर दीजिए, उनको आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व मत कराइए। अब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये मैं नई बात नहीं बता रहा, केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है, अभी रिसेंट भी पढ़ा है, तो वहां भी ये चीज समझाई गई है। सी हियर वेरी केयरफुली, ये आपका वो कार्बन है जिसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रहा हूं मैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और 2 ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, इसके पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन आता है बॉन्ड बनाने के लिए, यहां से देखिएगा, अब ऑक्सीजन आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ये आपके पास वो ऑक्सीजन है जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इधर भी एक ऑक्सीजन आ रहा है आपके पास जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी ऑर्बिटल्स दिखा ही नहीं रहा मैं, ऑर्बिटल और भी है एक भी, और उसके पास पेयर है, एस है, उसको भी नहीं दिखा रहा, बट सिर्फ बॉन्ड जिनको बनाना है उन्हीं को फोकस कर रहा हूं। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन में एक एक सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री एंगल होता है, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होगा। sp2 में तो सॉरी CO में तो मुझे देखना ही नहीं पड़ा, डायटोमिक था तो सभी डायटोमिक लीनियर ही होते हैं, तो यहां पे भी ये बाई चांस लीनियर बन के आ रहा है। सी हियर, एक काम करता हूं, पेयर दिखाई देता हूं, और यहां पे भी एक पेयर दिखा देता हूं, ये लीजिए। अब पी की ऑर्बिटल्स पूरी दिखा दी है मैंने। अब क्या होगा देखो, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस ये साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही नीचे से भी आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही ओवरलैपिंग दिखाना है आपको, तो बॉन्ड्स तो वही एक ही है। ये 2 पी ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करती हैं तो 2 साइड से ओवरलैप करती हैं, बट बॉन्ड एक बनता है, तो एक यहां बना, एक यहां बना, ये 2 पाई बॉन्ड्स बन गए। इस तरह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में अपीयर होगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह से एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज यहां पे कार्बन आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता ही नहीं, घटाने की कोशिश क्यों करे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका +4 में हाईली स्टेबल है। तो मैं ये कहूं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली बना लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप एक्सेस कार्बन के साथ इसको हीट करते हैं तो फिर डेफिनेटली ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होकर +2 बना सकता है, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो जब मैं इसको वाटर देता हूं तो ये वाटर के अंदर एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से आप इसके एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और सभी ऑक्साइड्स जो भी वाटर के अंदर एसिड बनाएंगे वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। CO2 का सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस, ये सॉलिड CO2 होता है, व्हाइट कलर का, ये आपका जनरली मार्केट में अवेलेबल रहता है, स्प्रे सा फंक्शंस पे हमने कई बार देखा है, स्प्रे कर रहे होते हैं, और डायरेक्टली वो सब्लिमेट होता है, वो सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये सॉलिड CO2 कॉमनली इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। हमें स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। वहीं पे जब मुझे इसको कंपेयर करना है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, क्योंकि SiO2 का स्ट्रक्चर भी मैं देखना चाहता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी देखना चाहता हूं, तो एक बड़ी अजीब बात नजर आती है मुझे, और वो अजीब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके 11th का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है कि CO2 तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट SiO2 आपको सॉलिड फॉर्म में बहुत ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे इस बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट सवाल के साथ कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जबकि SiO2 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और कुछ बचती खुचती चीजें सिलिकॉन के कंपाउंड्स को लेके, सिलिकेट्स को लेके हम इस चैप्टर को ओवर करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।